चार्ज पार्टिकल है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, ये स्क्रीन है ना। तो ये हेलिकल पाथ में मूव करता है। इसका जो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस अपन ने निकाली थी आर। आर क्या थी? mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, अब देखो इससे ना और भी फॉर्मूलाज अपन बनाएंगे जिस पे क्वेश्चन आया है। mv है, अब मान लो रुको पहले एक एक करके, mv अपॉन क्यूबी है ना। इस mv को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम पढ़ा है, p इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम पढ़ा है, तो इस mv की जगह रख सकते हैं p अपॉन क्यूबी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता नहीं, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के ई, ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारे 11th में आता है वर्क एनर्जी पावर में, तुम याद रख लो, ये इनके बीच का रिलेशन है। तो ये जो जहां पर मैंने p लिखा है इसकी जगह मैं ये लिख रही हूँ अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यूबी। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज बन गए। और कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? बताओ। अच्छा देखो, जब हम वर्क डन की बात करते हैं ना, वर्क की बात करते हैं, तो वर्क का क्या होता है? QV। हाँ, QV हमने पढ़ा है पोटेंशियल वाले चैप्टर्स में, वर्क डन इज इक्वल्स टू QV। ये V मतलब पोटेंशियल है। ठीक है, तो जो वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने में ही तो वर्क डन होता है। ठीक है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। अब इतना ही वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, तो हम हाफ mv स्क्वायर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह हम qv लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख रही हूँ 2m qv अपॉन qb। ये v वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूलाज बने हैं रेडियस के। अब इसमें ना हमें प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल इनको कंपेयर करवाने के लिए बोलते हैं, अलग अलग चीजों को कांस्टेंट रख के अभी मैं करवाऊंगी। पहले ये लिख, पहले हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख रहे हैं हमारा, रेडियस इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी। अच्छा देखो, पहले तो प्रोटॉन और अपन ले लेते हैं ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके लिए चार्ज और मास कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज अगर प्लस ई लिया है तो ड्यूट्रॉन का भी चार्ज तो प्लस ई होगा। ड्यूट्रॉन होता क्या है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, है ना, तो चार्ज तो प्लस ही होगा। इसका अगर ई है तो इसके पास भी ई ही चार्ज होगा, बस एक न्यूट्रॉन की वजह से मास चेंज होगा इसका। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जिसके पास दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, है ना। तो इसके पास कितना चार्ज होगा? 2e। दो प्रोटॉन है तो 2e होगा चार्ज, 2e। इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसके पास दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन का मास अगर माना m, वो उसके सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसका 2m हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास तो सेम होता है, 2m। 4m हो जाएगा क्योंकि इसके पास 4 है, 4m। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, वरना तो हम कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। R इज इक्वल्स टू mv अपन qv। अब देखो, अगर मैंने स्पीड को कांस्टेंट मान लिया, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट मतलब क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल बोथ आर, ऑल थ्री आर थ्रोन विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे सेम स्पीड? तो इन तीनों में रेशियो पूछ लेंगे, इन तीनों ने कितनी रेडियस कवर करी उसका रेशियो बताओ। मतलब R फॉर प्रोटॉन P इज टू R फॉर ड्यूट्रॉन D इज टू R फॉर अल्फा पार्टिकल। ये क्या होगा? रेशियो का क्या होगा इनका? मोस्टली अगर तुम्हें रेशियो पता होगा ना तो तुम वैल्यूज भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो कैसे निकालें? इसमें देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही होगी। अब तीनों के लिए मास चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? रेडियस फॉर प्रोटॉन, रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल।
तो मास पहले प्रोटॉन का लिखिए, मास फॉर प्रोटॉन अपॉन चार्ज फॉर प्रोटॉन इज टू मास फॉर ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज फॉर ड्यूट्रॉन इक्वल इज टू मास फॉर अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन का मास कितना है m अपॉन प्रोटॉन का चार्ज है e इज टू ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2m, ड्यूट्रॉन का चार्ज है e इज टू अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 2m अपॉन अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e। ठीक है, अब देखो इसमें m m m काट सकते हैं m m m, इसमें e e e काट सकते हैं e e e, तो हमारे पास क्या बचा 1:2:4 अपॉन 2, इससे मैं 2 काट सकती हूँ 2 2 4, तो 1:2:2, तो तुम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो, कि जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो 1:2:2 होता है। ठीक है, तो रेशियो लिख देना r प्रोटॉन इक्वल्स टू r ड्यूट्रॉन इक्वल्स टू r अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 1:2:2। कब? व्हेन स्पीड इज सेम, व्हेन स्पीड इज सेम। ठीक है, कभी अगर मान लो तुम्हें बोला कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का रेशियो बताओ, तो तुम्हें तो ये पूरा ही पता है, तो तुम तो सीधा 1:2 बता सकते हो ना। तुमसे पूछ लिया ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का बताओ, तुम्हें दिख रहा है 2/2 तो 1:1 हो गया, 2:2 तो 1:1 हो गया। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि तुमसे प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का पूछ लिया, ड्यूट्रॉन अल्फा, तो ये पता है तो हो जाएगा। ये क्या था? स्पीड सेम के लिए। ये फर्स्ट केस मान लिया। सेकंड केस में व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल्स टू √2m/ke अपॉन क्यूबी, ये बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही कांस्टेंट है, तो R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m अपॉन क्यू के। तो हम इसके बेसिस पे रेशियो निकालेंगे, तो R फॉर प्रोटॉन इज टू R फॉर ड्यूट्रॉन इज टू R फॉर अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू √ मास फॉर प्रोटॉन कितना है m अपॉन चार्ज फॉर प्रोटॉन कितना है e इज टू रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन, तो √ मास फॉर ड्यूट्रॉन कितना है 2m अपॉन मास फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर ड्यूट्रॉन है e इज टू √ में मास फॉर अल्फा पार्टिकल है 4m अपॉन चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल है 2e। ठीक है, इसमें देखो क्या कट रहा है, √m कट गया, √m कट गया, √m, e कट गया, तो हमारे पास √1 का तो 1 ही आ जाएगा, इस टू √2 बच गया, इस टू √4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये आ गया जब काइनेटिक एनर्जी सेम है। रेडियस फॉर प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस रेशियो कब? व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम। लो इसको लिख, ये √4 तो √2 आ जाएगा, नीचे 2 भी तो है, फिर 2 2 1 आएगा, √4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा और 2 और 2 1 होगा। अब थर्ड केस है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्या फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल्स टू √2m QV अपॉन QB, ये बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला। अब इसमें V कांस्टेंट हो जाएगा, √2m QV अपॉन QB। ठीक है, इसमें V कांस्टेंट कर देंगे। अच्छा, B भी कांस्टेंट होगा, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है ना, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो √MQ अपॉन Q। अच्छा, ये √Q है और यहाँ Q है, तो इसको मैं √M है और ये √Q है, इस Q को मैं √Q इंटू √Q लिख सकती हूँ ना। एक Q कैसे बनेगा, √Q इंटू √Q से, इससे ये कट गया, तो R डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, √M अपॉन √Q। तो अब इससे हम निकालेंगे रेशियो को, तो रेडियस फॉर प्रोटॉन इज टू रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू √ अच्छा, प्रोटॉन के लिए मास m था और इसके लिए चार्ज e था, इस टू √ ड्यूट्रॉन के लिए मास कितना था 2m और चार्ज था e, इस टू
अल्फा पार्टिकल के लिए √4m/2e, m से m कट गया, √m कटा है, √e कट गया, तो रेशियो आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, √1 = 1, ये √2 बचेगा, इस 2 से ये 2 काट देता है, तो √2 बच गया। R रेडियस फॉर प्रोटॉन इज टू रेडियस फॉर न्यूट्रॉन इक्वल्स टू रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल। तो ये रेशियो आएगा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तब ये वाला हमारा कंडीशन है। प्रीवियस ईयर है असर्शन रीजन वाला, वो कराते हैं। इसका असर्शन है हायर द रेंज lower the resistance of ammeter। रीजन है to increase the range of an ammeter, a shunt is added in series, रेंज क्या होता है? रेंज मतलब कि जैसे एमीटर में आपको रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो मतलब वो क्या फेवर है, आपने कहा लो रेजिस्टेंस इसमें लगाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, कैलोरीमीटर में जाता है, तो उसके लिए मतलब रेजिस्टेंस इससे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। रेंज कहाँ है इसमें? रेंज का मतलब होता है, जैसे मान लो 2 एम्पीयर है मेरे पास, है ना, 1 एम्पीयर है, वो 0 एम्पीयर से मान लो 10 एम्पीयर तक मेजर कर, 0 तो क्यों मेजर करेगा, 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर तक मेजर कर सकता है। मान लो 1 एम्पीयर है, 1 एम्मीटर है, वो 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर मेजर कर रहा है, और दूसरा है वो 1 एम्पीयर से 50 एम्पीयर मेजर कर लेता है। दोनों में से किसकी रेंज ज्यादा हुई? 50 वाले की ना, मतलब ये ज्यादा रेंज का करंट मेजर कर रहा है, मतलब बहुत अलग अलग वैल्यूज का करंट मेजर कर सकता है। हाँ, तो मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का करंट मेजर कर सकता है, वो रेंज होती है। तो अगर रेंज ज्यादा है, अगर हाई मैग्नीट्यूड का भी करंट मेजर कर रहा है, तो रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस उसकी लो होगी तभी तो मैक्सिमम करंट पास होगा। करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा वैरायटी का करंट मेजर करेगा, तो रेंज भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो ए सही है, आर भी सही है, क्योंकि रेंज अगर मुझे बढ़ानी है तो शंट ऐड करना पड़ेगा ना सीरीज से। शंट से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो क्या होगा, करंट ज्यादा जाएगा, तो रेंज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए ही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन कराया हुआ है पर इसमें कॉन्सेप्ट रह गया। ऐसे कराया था एक क्वेश्चन, इस तरह से कराया था। ये आर रेडियस की एक करंट कैरिंग कॉइल है, कुछ आई करंट जा रहा है, इसमें भी कुछ आई करंट जा रहा है, आर रेडियस की है, दोनों का डिस्टेंस x है, दोनों 90 डिग्री पे रखी हुई है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहीं था यहाँ ऊपर B1, मान लो इस कॉइल को 1 माना, इस कॉइल को 2 माना, इसके लिए कहीं यहाँ पर था मैग्नेटिक फील्ड B2। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, B2। तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता है इसका, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनकी रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है, एक्स डिस्टेंस भी सेम है, तो सब सेम है। पर हमने यहाँ बीच में निकाली थी, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, तो √2b हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी, √2b। तो हमने लिख दिया था कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आई थी √2 μ0 I r²/2 r प्लस x का 3/2, r² प्लस x² की पावर 3/2। हाँ, ये था हमारा। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया, पर अगर तुमसे पूछ लिया डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? एट एन एंगल थीटा। चलो, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। हाँ, नहीं, एट एन एंगल थीटा, थीटा भी बोल रही हूं मैं, एट एन एंगल थीटा, थीटा ये वाला थीटा। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। अगर B1 मान लो ये है B1, ये है B2, मैं बस इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ तुमको। यहाँ पर आ रहा है √2b, मुझे ये थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए अपन को, है ना, उसी से अपन को पता चलेगा कि ये
एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तभी तो डायरेक्शन पता चलेगी ना। यही बताना है कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, थीटा चाहिए। कैसे निकालें? अब देखो हम निकालेंगे tan थीटा। जब भी ऐसा डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है हम tan थीटा निकालेंगे। हाँ, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी? इस लाइन को इधर शिफ्ट करके ले आऊं तो B1 हो गया, B1 होगी इसके लिए परपेंडिकुलर। इस लाइन को शिफ्ट करके इधर ले आए तो B1 हो गई। तो B1 अपॉन बेस कितना है? B2 अपॉन B2। ठीक है, अब दोनों क्या है? B1 और B2 बराबर है, ये हमने अभी अभी बोला। इसका भी मैग्नीट्यूड सेम आया था, इसका भी। तो हाँ 1:1, ये दोनों कट जाएंगे, सेम है तो tan थीटा 1 कब होता है? वो उसपे होता है π/4, तो 45 पे। 45 डिग्री पे होता है ना, वो टेबल याद कर लेना, साइन कॉस और tan वाली। तो tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री ऊपर है इससे, ऐसे निकालना है।